तो एक रिएक्शन में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी में बदलाव होगा, इधर रिएक्टेंट लिखेंगे और इधर प्रोडक्ट लिख देंगे। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी में बदलाव होगा इस रिएक्शन के दरमियान, उसको क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और जब यही एंथैल्पी यानी एनर्जी चेंज एसटीपी पे मेजर होगा, कब मेजर होगा? जब टेम्परेचर 298 केल्विन और प्रेशर 1 बार होगा, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कर देंगे। बस दोनों में यही अंतर है ना। ऐसे किसी भी टेम्परेचर किसी भी प्रेशर पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी में बदलाव होगा उसको क्या कहेंगे? एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। और यदि वही एसटीपी पे मेजर करेंगे तो उसको क्या कह देंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी change when 1 mole of substance undergoing complete reaction, it known as enthalpy change of reaction। है ना? when enthalpy change of reaction measured at STP 298 केल्विन, प्रेशर 1 बार। एक तो एसटीपी मोल कंसेप्ट में होगा, वहां पे टेम्परेचर 273 केल्विन ही लेते थे, प्रेशर 1 एटीएम या 1 बार। and when enthalpy change of reaction measured at STP and a standard state of existence of the substance it known as a standard enthalpy of reaction। The amount of energy change the amount of energy या enthalpy change when 1 mole of substance undergoing complete reaction, है ना? देखे होंगे मोल कंसेप्ट में लिमिटिंग रिएजेंट था, वो पूरा का पूरा रिएक्ट नहीं करता था, एक बच जाता था। ये ऐसा सब नहीं होना चाहिए कि रिएक्शन नहीं हो, बच जाए, कंप्लीट रिएक्शन, तो उसको एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कहेंगे। और यदि यही एंथैल्पी चेंज हम लोग जब एसटीपी पे मेजर करेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, साथ में इस स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस को भी समझिएगा।
स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस कहने का मतलब है कि कार्बन ग्रेफाइट के रूप में स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस में। अब कार्बन डायमंड के फॉर्म में स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस नहीं है, है ना, तो वहां पे अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी लग जाता है बनाने में, तो वो नहीं होना चाहिए। जितने भी एलिमेंट्स हो, अब जैसे ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है, तो ऑक्सीजन को गैस ही रहना है, हाइड्रोजन को गैस ही रहना है। हम प्रेशर देख के लिक्विफाई भी कर सकते हैं उसको। अब वाटर बन रहा है, तो कहीं पे वाटर बनेगा तो कौन सा स्टेट में बनना है, लिक्विड स्टेट में। अब वाटर गैस में नहीं बन, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी में बदलाव होगा उसको स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे, है ना। कोई एक कॉमन मिनिमम बात कहा गया कि एनर्जी यदि आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये सब कंडीशन में करेंगे, तो उसको स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। लिख दिए। अब इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन का साइन कन्वेंशन पहले से जानते होंगे। रिएक्शन दो तरह का होता है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। बड़े तो साइन कन्वेंशन ये है कि यदि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और डेल्टा एच यदि किसी का नेगेटिव आएगा तब रिएक्शन को क्या बोल दिया जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बातें ये होगा कि सर चलिए डिफिनीशन भी समझ गए और साइन कन्वेंशन भी। कैलकुलेट कैसे करते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट होता है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट होता है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से। यदि हमको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सबस्टांस पता होगा तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन calculated from enthalpy of formation, enthalpy of reaction calculated from enthalpy of formation। यानी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखिएगा तो कैलकुलेटेड फ्रॉम, बोलो, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना। और कैसे, तो सुन ला, पहले देख लेना। जैसे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन बराबर इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन बराबर समेशन ऑफ इंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ enthalpy change of formation of, क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट रिएक्टेंट का दोनों का इंथैल्पी यदि हमें पता होगा तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। और स्टैंडर्ड वाले में कुछ नहीं करना है, स्टैंडर्ड शब्द केवल लगते रहेगा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन।
तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। डिफिनेशन लिखेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का भी, इसके बाद लिखिए। फॉर्मेशन क्या होता है ये देखेंगे। तो यहाँ भी दो शब्द है, नहीं हुआ था, लीजिए। अब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, तो देखो तुम लोगों को सिखाते हैं एक बात। अब ये पूरा मतलब एक दो क्लास ऐसे ही बोलते रहेंगे हम। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। मतलब जो रिएक्शन में होते रहेगा ना उसमें सिर्फ इंथैल्पी लगा देंगे, है ना। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, है ना, ये इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मतलब ऐसे ही मेरा लैंग्वेज रहेगा दो क्लास, आज और कल। सब रिएक्शन के पहले इंथैल्पी लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, तो आपको इसलिए ये बात सिखा रहे हैं कि जो भी बोला जाए तो आप उसको डिफाइन कर दीजिएगा ऐसे कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड कॉल्ड एज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यदि इंथैल्पी ऑफ कंबशन कहें तो आप समझिएगा ऐसे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड या एब्जॉर्ब या चेंज लिखिएगा व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस अंडरगो इन कंप्लीट कंबशन, हो गया। अमाउंट ऑफ एनर्जी या इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एसिड एंड बेस गेट न्यूट्रलाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड कन्वर्टेड टू वेपर कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। समझ रहे हैं, रिदम पकड़ रहे हैं, दिमाग में बातें जा रही है कि हमें बोलना क्या, समझना क्या है। और विशेष डिफिनेशन किसी का नहीं होता है, लेकिन अब हम लोग का कोरम है तो उसको लिखते 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 हम लोग लिखते रहेंगे,
है ना, कि इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और जब भी स्टैंडर्ड लगा देते एक शब्द और साथ में चलेगा। अब कहीं इंथैल्पी लिखल है, कहीं स्टैंडर्ड इंथैल्पी, तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी जहां भी रहेगा इसका मतलब समझ जाना है कि ये एनर्जी ही को एसटीपी पे लाया गया है। एनर्जी को कहाँ पे लाया गया है? एसटीपी पे। और जिसमें जितना सबस्टांस होगा सब स्टैंडर्ड स्टेट में होगा, है ना, जिस रूप में एग्जिस्ट करता है वो। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, बताइए कितना लिखना पड़ता है साथ में, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, है ना। एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ, और स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज को क्या लिखेंगे? डेल्टा नॉट एच एफ। बस काम इतना ही करना है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज, द अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर इंथैल्पी चेंज when one mole substance is formed from their constituent element, from their constituent substance लिखिए, from their constituent substance known as enthalpy change, है ना। और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बोले तो यही समझिएगा, एट एसटीपी and a standard state of existence, a state of existence, these are known as a standard enthalpy of formation, है ना। एसटीपी और स्टैंडर्ड स्टेट पर यही इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन को स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। लिखिए ना, तो दिक्कत क्या है? तो आपका हम खोल ही दिए कि जब भी इंथैल्पी चेंज कहा जाएगा तो बस इतने शब्द को तो उपयोग करना है। लिख दिए।
अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, अब हमें CO2 बनाना है, तो कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, CO2 गैस, है ना। कार्बन तो सॉलिड ही होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, CO2 भी गैस ही होता है। अब यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज हुआ, इसको डेल्टा HF लिखेंगे, और -XYZ वैसे कुछ भी देख लो, ठीक है, वैसे होता -394 किलो जूल के करीब में पर मोल। अब हमें HCl बनाना है, XYZ कुछ भी ले लेते, वो याद रखने का मैटर नहीं है। देखो क्या बनाना है, अरे देखिएगा पहले HCl बनाना है, तो HCl केमिस्ट्री में कैसे प्रिपेयर होता है इस पे नहीं जाना है हमें। HCl में हाइड्रोजन है ना, तो होता है आप जानते हो, हाफ H2 प्लस हाफ Cl2, HCl बन गया। फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस, हाउ दे प्रिपेयर इन द लैब, इट इज नॉट मैटर, सिर्फ उसको बना देना है, जोड़ देना है सिर्फ। डेल्टा HF एक आध उठोगा याद रखते हैं दिमाग में, तुम लोग को नहीं याद रखना है, वो सब लोग डरना नहीं है ना, कि वैल्यू याद कर रहे हैं। 22 किलो जूल पर मोल वो लिखल रहेगा किताब, वो समझ जाना है कि वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। तुम लोग का इतना काम जरूर है, लेकिन H2 प्लस Cl2 रहता तो यहाँ 2HCl रहता, तो वो 22 किलो जूल लिखा रहेगा। और एक बार मेडिकल में ये भी सवाल है कि 2HCl लिख दिया, बोला इस रिएक्शन का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है, तो मात्र इतना ही करना था, वो 44 दिया था, 22 लिख देना था। और 2 मोल का बना के दिया है तो 1 मोल का ही होता है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वो हमेशा पर मोल ही जाएगा, 2 मोल का नहीं होगा। अब बोले सर कोई भारी वाला मॉलिक्यूल रहते, 2 अक्षर वाला मॉलिक्यूल तो बना देते हैं, लेकिन कोई 4 अक्षर वाला रहे तब, लीजिए बनाते हैं। C2H5OH, C2H5OH मॉलिक्यूल है C2H5OH, तो कार्बन है ना 2 ठो, तो लिख देंगे 2 कार्बन, प्लस हाइड्रोजन 3 और 1 5 और 1 6, तो 3 दूनी 6, प्लस हाफ O2 C2H5OH। कैसे बनाना है ये समझ में आ रही है बात? बनाना आपको ऐसे ही है, वैसे ग्लूकोज के फर्मेंटेशन से इथाइल अल्कोहल बनता है, लेकिन हमें वो प्रिपरेशन नहीं करने हैं, हमें सिर्फ देखना है कि ये किस किस चीज से बना है, वही इधर में लिख के जोड़ देना, 1 मोल बना देना है, ठीक है। और यदि 2 मोल बनाइएगा, यहाँ एनर्जी कुछ लिखा रहेगा तो उसको 2 से भागा दे देना, 3 मोल बनाइएगा तो 3 से भागा देना, पर मोल ही जाएगा। अब यहाँ पर हमको याद नहीं है, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कुछ होगा XYZ किलो जूल पर मोल, जो भी होगा यहाँ पे, है ना। तो हर मॉलिक्यूल का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा, और ये सब स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। तो सी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं कैलकुलेट, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। पिछले दिन जो DPP दिए थे वो है, देखें बुलाइए तो। लीजिए हमारे पास भी है, लिख दिए। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता रहेगा तो हमें क्या निकालना है, अल्टीमेट इंथैल्पी ऑफ, निकल जाएगा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया रहेगा,
तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। कैसे? बोले समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट करेंगे माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट करेंगे। उधर जाने से पहले, न्यूमेरिकल में जाने से पहले और एक बात जान लेते हैं, क्यों ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन का चर्चा करना है। देखो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है ना, डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट पे। कोई भी सब्सटेंस जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, किसी हाई टेम्परेचर पे गैस बन सकता है और लो टेम्परेचर पे सॉलिड बन सकता है। वाटर का एग्जांपल है आपके पास। तो जैसे वाटर को गर्म करके हम गैस बना सकते हैं, वैसे और भी जो लिक्विड होगा उसको भी तो गैस बना सकते गर्म करके। जैसे वाटर को ठंडा करके सॉलिड आइस बना सकते हैं, वैसे और भी तो लिक्विड होगा जिसको सॉलिड बना सकते हैं। लेकिन एनर्जी लगेगा, एनर्जी रिलीज होगा या एनर्जी उससे विथड्रॉ करना पड़ेगा। तो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में जुड़ेगा ना, कि अलग से हमको भाई सॉलिड से लिक्विड बनाना पड़ा है। इसलिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करता है? फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। डेल्टा एच बराबर पढ़े इक्वेशन आप, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, दैट इज टेम्परेचर। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन पे डिपेंड करता है। एलोट्रॉप्स क्या होता है? जैसे कार्बन का एलोट्रॉप ग्रेफाइट है और डायमंड है, तो ग्रेफाइट से डायमंड बनाने में भी एनर्जी लगेगा। तो वो एंथैल्पी है, तो वो एलिमेंट के रूप में कार्बन ही, लेकिन कार्बन एक ग्रेफाइट के रूप में और कार्बन दूसरा डायमंड के रूप में। तो देयर विल बी डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो अमाउंट ऑफ यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन पे भी डिपेंड करता है। अब सल्फर के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, शायद आपको पता हो, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर और एगो अल्फा और बीटा सल्फर होता है, दैट इज ब्लैक सल्फर, है ना। वो एलोट्रॉप में अलग से ही कुछ पढ़ना है। फास्फोरस भी 2 एलोट्रॉप्स में होता है, एक वाइट फास्फोरस और एक रेड फास्फोरस, है ना। वाइट और रेड फास्फोरस होता है। तो कहने का मतलब है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किस बात पे डिपेंड कर जाएगा? एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन पे भी डिपेंड करेगा। तो वही सब कुछ लिख लेना है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन। पढ़ रहे हैं हम लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, सुन लेना बच्चे। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताएं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस अंडरगोइंग कंप्लीट। जब कोई सब्सटेंस 1 मोल पूरा रिएक्शन कर जाता है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी में बदलाव होगी एक रिएक्शन में, उसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे। और वही एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को जब हम एचटीपी पे देखेंगे, यानी टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 बार, और उसके स्टैंडर्ड स्टेट्स में देखेंगे, तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया जाता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से, ठीक है। और कैसे? तो एंथैल्पी चेंज और फॉर्मेशन ऑफ पूरा प्रोडक्ट जोड़ देते हैं, उसमें से एंथैल्पी चेंज रिएक्टेंट को घटा देते हैं, है ना। पूरा प्रोडक्ट का एंथैल्पी चेंज और फॉर्मेशन जोड़ देंगे, रिएक्टेंट को घटा देंगे उससे एनर्जी को, तो हमें निकल जाएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यदि ये पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक कहेंगे, निगेटिव आएगा तो रिएक्शन को एक्सोथर्मिक कहेंगे। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है भाई? तो 1 मोल सब्सटेंस बनने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी में बदलाव आता है, उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। और वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को जब हम एचटीपी पे देखते हैं, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। अब
बता रहे हैं इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन पहला फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, है ना। इसमें हम समझा रहे थे कि हर एक सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट को चेंज किया जा सकता है। जैसे वाटर लिक्विड भी बनाया जा सकता है, वाटर गैस भी बनाया जा सकता है। जैसे H2 प्लस हाफ O2 H2O गैस, H2 प्लस हाफ O2 H2O लिक्विड, दोनों बनाया जा सकता है। यहाँ पे डिफरेंसेस होगा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर करीब -58 किलो कैलोरी पर मोल, जबकि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिक्विड स्टेट में बना रहे हैं तो -68 किलो कैलोरी पर मोल, है ना। तो दैट इज अ डिफरेंस इन बिटवीन दिस फिजिकल स्टेट। यहां पर एनर्जी में जो चेंजेज हुआ है किस वजह से चेंज हुआ है? स्टेट ही ना। वाटर जब गैस था और वाटर जब यानी लिक्विड को गैस बनाने में कितना किलो कैलोरी का डिफरेंसेस दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी लिक्विड को गैस बनाने में लग गया होगा। लिख दीजिए। ये सब क्वेश्चन में निकालना रहता है कि ये लिक्विड बना वो गैस बना तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लिक्विड से गैस बनाने में लगा होगा। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के वाटर बनाए, किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या आया? और लिक्विड बनाए तब। तो ये जो डिफरेंस इन एनर्जी है किस वजह से? बस यही बता रहे हैं और क्या, है ना। यानी जो डिफरेंस इन एनर्जी है दोनों के फिजिकल स्टेट के वजह से। यानी सवाल हो सकता है कि लिक्विड और गैसियस स्टेट में कितना एनर्जी का डिफरेंस होगा। तो करीब करीब कितना आ रहा है? 10 किलो कैलोरी। ठीक है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट बताए थे, एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन। एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन देखिए, कार्बन को ग्रेफाइट के रूप में जला दीजिएगा तो बनेगा CO2, और कार्बन को डायमंड के रूप में भी जला दीजिएगा तो बनेगा क्या? CO2। डिफरेंस किस बात का होगा? डेल्टा H बराबर -94 किलो कैलोरी पर मोल, और यहां पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -97 किलो कैलोरी पर मोल।
दैट इज द डिफरेंस इन एनर्जी। 94 और 97 जो है वो किस वजह से आ रहा है कि जला किसको रहे, ग्रेफाइट को या फिर डायमंड को। ये जो डिफरेंस इन एनर्जी होगा, ये डिफरेंस इन एनर्जी ग्रेफाइट और डायमंड के कन्वर्सन का एनर्जी होगा। करीब 3 किलो कैलोरी एनर्जी का डिफरेंसेस है। एनर्जी आपको याद नहीं रखना है, सब बातों को समझना है कि एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन पे भी डिपेंड करता है। जल्दी तीसरा, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। चौथा, सॉल्यूशन कोई बनेगा एक्वस, लिक्विड अलग होता है, सॉल्यूशन अलग होता है, तो वहां भी अमाउंट ऑफ एनर्जी बताया है, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी सॉल्यूशन में लगता है, उस पर भी डिपेंड करेगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, है ना, क्योंकि स्टेट ही में ही आ जाता है लिक्विड है कि एक्वस सॉल्यूशन है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। चौथा, टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या हो रहा है भाई, आए कोई बात। पांचवा, रिएक्शन का कंडीशन क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है या कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कंडीशन ऑफ रिएक्शन, since it may occur at constant pressure और कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये सब बातें हम लोग बहुत पढ़े हैं, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये 5 बात पे डिपेंड करता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। केमिकल बॉन्डिंग में बच्चे पढ़ाए थे लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, ये दोनों को जोड़ते हैं तब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बनता है। कुछ सॉलिड रहता है उसको पानी में डालना है तो फिर वो हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो पूरा बताएंगे तभी ये जाकर के ना होगा, इसलिए छोड़ा है ना। लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी मिल के होगा। एक आध गो न्यूमेरिकल हम लोग को मिलेगा इस क्वेश्चन बनाने में,
जहाँ पे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निकालना भी है। क्या भाई, क्या क्या चाह रहे हैं आप लोग? मतलब थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन बताना है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकलता है ये समझाना है। पिछला दिन वाला डीपीपी नहीं बना होगा तुम लोग से, बनाया भी नहीं होगा, बना भी नहीं होगा, खोले भी नहीं। देखा नहीं, पिछले दिन बताए थे ना हम क्या पढ़ाते हैं। सब क्वेश्चन बन गया था ना 1 से 30 तक। तो क्वेश्चन यदि आज फिर देखिए बताते हैं, फिर बन जाएगा सब। अभी तुम कभी कभी कहता है बस रहते हैं, हमने तो बन ही जाता है। अकेले जाते हैं तब फिर नहीं बनता है। तो इसको जो है ना, इसके प्रॉब्लम का सलूशन है कि जो हम बनाते हैं ना अकेले में, उसी को बनाइए। एक बार पहले उसको बनाइए अकेले में, देखिए को। अरे छोटा नहीं होगा क्या? देखिए देखिए आप लोग को दे दिए हैं ये वाला। अब आप आज लाए हैं कि नहीं लाए हैं, पिछले दिन तो हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन में थे। आज भी वहां चलेंगे, देखेंगे इतना से ही ये क्या पढ़ाते हैं सर, है ना। सर में तो तुरंत मीटर लगा देना है। और हम हमेशा कहते हैं कि सर में पैरामीटर्स लगते ही रहना चाहिए, उसमें देखना ही चाहिए कि क्वेश्चन बैंक हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ताकि तुम कब बेनिफिटेड होगा, जब तुमको आईआईटी जेईई और मेडिकल का क्वेश्चन बने। अदरवाइज पढ़ तो रहा है, गाँव में दुकान पे बैठने वाला भी है। हो सकता है बिहार बोर्ड से नंबरों ज़्यादा वही ले आए, है ना। ऐसा ऐसे सिचुएशन हमेशा होता है कि यहाँ बच्चा आके पढ़ता है और गाँव से भैंस चरा के पढ़ता है। हम सीधा वो एग्जाम्पल वैसे ही दे देते हैं कि दुकान छोड़िए भैंस चराता है, तो हो सकता है उसको नंबर ज़्यादा आ जाए। कारण कि तुम तो इधर उधर बहक गए ना, आईटी जेई नीट। वो तो सोचा बेचारा कि खाली हमारा बोर्ड में करना है, तो वो वैसे ही थोड़ा बहुत पढ़ कर करके चोरी, दूसरे आदत है थोड़ा चोरी उरी भी सीख गया। लेकिन तुम तो वो भी नहीं सीखा दुनिया का नियम, तुम रह गया खाली तो घट जाता है ना। तो ऐसा होना चाहिए कि भाई ये बने, यहाँ आने का फायदा ये है कि ये हो जाए, है ना। अल्टीमेट डिसीज हम लोग का एम रहना यही चाहिए। देखिए डायमंड ग्रेफाइट, द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायमंड फ्रॉम ग्रेफाइट पूछ रहा है। क्वेश्चन का नेचर समझिएगा। अब ये भी बताए हैं, उसमें भी हम यही वाला एक्चुअली में बता रहे थे। देखो कैसे बनाना रहता है, इसको बनाइएगा कैसे, तो दिखाई दे रहा है दोनों में डिफरेंस जो होगा वही आंसर होगा, बाकी तो फालतू बात लिखा है। लेकिन ये एग्जैक्टली exactly बनता कैसे, क्या क्वेश्चन है सबके पास? हाँ, तो नहीं होगा तो लिखना पड़ेगा ना, इसलिए बड़ा किए हुए हैं। बनाने के लिए तो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा हमको। कंके
मेरा वो पुरनका कहाँ चल गया, उस पर कुछ सेव नहीं हो पा रहा है इसके चक्कर में। न इधर है ना उधर है सबके पास ये, तो लिखा नहीं है तो अब देखो कैसे बनाना है। देखो यहाँ पे लिखा है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, तो बनाना क्या है हमें, डायमंड। किससे बनाना है, ग्रेफाइट से। हमें डायमंड बनाना है ग्रेफाइट से, डायमंड बनाना है ग्रेफाइट से, है ना, डायमंड बनाना है ग्रेफाइट से। आधा पेज कहाँ गया जी, तंग कर देता है, तो ऐसे कैसे होगा। थोड़ा सा लिख देंगे अच्छे से तो समझ आ जाएगा आपको, नहीं तो थोड़ा गड़बड़ा जाइएगा, ऐसे वैसे हो जाएगा। सब क्वेश्चन बन जाएगा, इतना पढ़ाई कर लिए हम लोग, टोटल बन जाएगा। तो बहुत दिन के बाद नहीं आ रही हो तुम, कहीं चली गई थी। इतना आदमी का बिया हो रहा है कि सबको अपना बिया का चिंतन नहीं। कितना आया आंसर, अरे तो ये लिख ले होगा, कैसे कैसे, जोड़ काहे नहीं दिए थे, माइनस काहे कर दिए। हाँ माइनस कर दिए, तो क्या दिक्कत हो रहा है, कौन दिक्कत है, कोई दिक्कत है। ब- अब बनेगा, अरे देखिए एकदम प्रोसेस में करना है। बनाना क्या है हमें, डायमंड। किस चीज से बनाना है, ऊपर में जो रिएक्शन में ग्रेफाइट लिखा है वो रिएक्टेंट में होना चाहिए, अब प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, डायमंड होना चाहिए। एक्चुअली में वो दोनों रिएक्शन को वैसे ही लिख लेंगे हम, सी इधर ग्रेफाइट प्लस O2 CO2, कितना डेल्टा एच है,
-393 किलो जूल। डायमंड जिसमें है उस रिएक्शन को उलट देंगे ऐसे, CO2 C डायमंड प्लस O2, डेल्टा H बराबर -395 किलो जूल। माइनस में था, लेकिन जब रिएक्शन को उलट दिए तो ये माइनस साइन को भी आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। मतलब यही एक चेंज होना है, उसको माइनस से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब ये दोनों रिएक्शन को जोड़ दीजिए। अब ये दोनों रिएक्शन को आप जोड़िए। यदि आप जोड़ेंगे तो ये CO2 CO2, ये O2 O2, देखिए आपको जो दिखाई दे रहा है, एक लिखा था कि आपको डायमंड बनाना था और ग्रेफाइट से बनाना था। तो डायमंड से ग्रेफाइट कैसे बना, तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -393 प्लस 395 ही तो आया, दैट इज 2 किलो जूल आंसर। ये दोनों को भी जोड़ दिए, दैट्स ऑल। इतना काम करिएगा, और नहीं तो फिर होगा माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा। आंसर बात तो दुए होगा, लेकिन माइनस में होगा कि प्लस में होगा, जोड़ दें कि घटा दें। ये 4 ऑप्शन जो बनाएगा, ये दुओं को जोड़ के बनाएगा और दूठों को घटा के बनाएगा। समझ रहे हैं? ये ऑप्शन ऐसा नहीं रहेगा कि कुछ अलग वैल्यू रहेगा, मतलब जो तुम लाओगे ना वही ऑप्शन में दिखेगा। तुम देख सकते हो दोनों को, यदि ऐसे जोड़ देते तो 5 3 8 9 9 8 3 3 6 1 7 7 -788 भी आ जाएगा। तुम्हारे हाथ ही का कमाल है, चाहो चारों में से कुछ भी ला सकते हो। और जो ला देता है ना लोग कॉपी पे, और वो ऑप्शन में सीधा दिखने लगता है, तो क्या ही बात है, दूसरा सोचने का है। ये तो आया है, यही तो दिखाई दे रहा है, बात खत्म। और आपका ये गलती, आपके 4 नंबर नहीं लिए, आपके 5 नंबर ले लिए, है ना? ये गलती आपका 5 नंबर ले लिया। चलिए देखिए, यूज द गिवन डाटा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन टू डिटरमाइन द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हाँ ठीक ही है, ये भी तो बनेगा, इससे बन जाएगा। और सब बना देंगे यार हम लोग 2 4 सवाल नहीं बनाते, 20 25 सवाल बनाते। कोशिश करो ना। दूसरा भी बना दिया तो बैठल का ले, तीसरा बनाओ। हाँ देखिए, यही बचवा वो था जो हमको बताया, इतना देरी में हम उतारवे न करेंगे सर, कि दूसरा आप अपने बना दीजिएगा। प्लस माइनस कहीं कुछ नहीं करना है। जैसे ही देखिए तिवारी जी हमको बोले ना प्लस कर देंगे सर, तो इसको माइनस कर देंगे सर, काहे कर देंगे, कैसे कर देंगे। हाँ, अब सीख गया ना, वो सब कुछ नहीं करेंगे, यही काम करेंगे जो बताएं। नहीं तो हम क्या बता रहे हैं, जो चाहेगा वो है करवा ले।
करना उसे नहीं है, ये नहीं है, करना वो रिएक्शन के माध्यम से। यदि इस बात को सोचेगा तो गलती नहीं होगा। इसलिए हम जोड़ दे के ये बात सब सोचने नहीं कि जोड़ देंगे कि घटा देंगे, पहले हम रिएक्शन को ले आएंगे उसी फॉर्मेट में, तब जाकर के कुछ करेंगे। अब हम बढ़ तो सकते हैं, उतार लिए हैं सब। दूसरा क्वेश्चन यदि सबके पास है, यूज द गिवन स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन टू डिटरमाइन द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन लिखा है NH3 + 3F2 NF3 + 3HF। देखो अभी अभी हम पढ़ने के दरमियान इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बनाने के लिए आपको हम फॉर्मूला बताए, समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बताए ना, माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या रिएक्टेंट। यही ना पढ़ाई किए। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बराबर, अभी क्वेश्चन के डेटा को जरूरत नहीं, अभी यहां से देखेंगे हमें क्या क्या चाहिए। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NF3 चाहिए 3 गुना इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हमें HF चाहिए, ये प्रोडक्ट में था, माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या चाहिए, अब बोलिए ना जी, NH3 चाहिए, गुना 3 गुना इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या चाहिए, कोई जोश जरूर ना लगता है बोलने का, फ्लोरीन चाहिए। रिएक्टेंट में क्या है, अमोनिया है, फ्लोरीन है, उधर NF3HF है। यही तो सिखाए थे अभी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, समेशन का मतलब टोटल जोड़िएगा ना। अब आप डेटा देखिए, क्वेश्चन के डेटा में NH3 का फॉर्मेशन है, NF3 का है, HF का एगो F2 का नहीं होगा, तो उसमें कॉन्सेप्ट है ना। तो देखिए ना क्या क्या लिख रहे हैं, NH3 का एनर्जी कितना, NH3 का एनर्जी, NF3 का देखो ना जी, देख के बताओ ना, तुम एकदम चुप हो जाता है। -113 + 3 गुना HF का -269 माइनस NH3 का -46.2 +0 करके देखिए कितना आ रहा है आंसर, बताइए। यही जोड़ घटाव है जितना इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, कितना आ रहा है ऑप्शन -113 प्लस माइनस 9 या 27, 7 बच गया, 2 6 18 2 20 0 बच गया, 2 3 2 6 2 8 807 माइनस -46.2 -113 -807 माइनस माइनस प्लस 46.2। अब जिसको दोनों को जोड़ दीजिएगा उसको घटा दीजिएगा, देखिए कितना आ रहा है, 873.8 माइनस में किलो जूल पर मोल। बोलिए कोई समस्या है तब, है? अरे नहीं, कैसे है ये फ्लोरीन का 0 कैसे ले लिए, समस्या तो है। फ्लोरीन का 0 लिए ना, क्या नहीं दिया तब 0 ले लिए, ऐसा है कोई कंसेप्ट क्या कि सर उसमें नहीं था डेटा था 0 ले लिए। तो सुनिए कॉन्सेप्ट क्या है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी एलिमेंट एग्जिस्टिंग इन फ्री स्टेट लाइक O2 taken as 0
इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैसे सारे एलिमेंट मॉलिक्यूल का जो फ्री स्टेट में पाया जाता है उसका क्या लेना रहता है, जीरो। जैसे O2 का जीरो लेते हैं, F2 का जीरो लेते हैं, ठीक है। चलिए बस, और ज्यादा सबका नहीं लेते हैं, जो दो गो से बनल रहेगा उसको नहीं लेंगे। O2 का लेंगे जीरो, F2 का लेंगे जीरो, है ना, वो अलग से लिख लिख देना है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है यार, बहुत आसान है, तीसरा बहुत आसान है, जल्दी उतारिए, हमको जल्दी जल्दी बनाना है इसलिए आप उतारिए, नहीं कहेंगे बनाने। तो पहला उतार रहा था ही, जब इसके पास हम गए, और नहीं तो शायद उतारता भी नहीं। देखिए चौथा पे चला गया, देखिए इसको, तुम 2 दिन साथ में बैठाए तो तेज हो गया, अब नहीं बैठाना। 2 दिन तुम बैठा लिया अपने साथ में, तेज हो गया, आप नहीं बैठाना। किया नहीं, बहुत हो गया, तेज हो जाएगा, इसको न बैठाना अपने साथ, तेज हो गया ये, वही यार कर दिया तुम, हम क्या कह रहे हैं ना, हम बनाते हैं, आप चेक करना कि सही बनाए कि ना बनाए। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टेन इतना, कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 H2O दिया है, ठीक है। ऑक्टेन, कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ऑक्टेन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछ रहा है, यानी रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, कंबशन हो रहा होगा। C8H18, सबसे पहले इसको बैलेंस कर देना है बचवा, प्लस O2, 8 CO2 प्लस H2O, 18 है, 9 H2O, 8 दूनी 16, 9 25, 25/2 O2। रिएक्शन हर हाल में बैलेंस होना चाहिए। अब जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालेंगे ना आप, वही क्या बनेगा, इंथैल्पी ऑफ कंबशन बराबर 8 गुना इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 9 गुना इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C8H18, बस। अब जो डेटा दिया हुआ आपके पास वही रखना है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन है, अब ये हो नहीं कोई बताएगा, उतारने लग जाता है। अरे रुक के, थोड़ा रुक के पहले देख लो एक बार, अगले में भी वही लगेगा, नाम बदल दिया, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के जगह खाली इंथैल्पी ऑफ कंबशन कर दिया। 394, वाटर का कितना है 286, माइनस ऑक्टेन का फॉर्मेशन कितना है 250। अब जोड़ने गुना करने तो आता होगा, कितना आसान सवाल है। क्या किए, कंबशन कह रहा था ऑक्टेन का, पहले कंबशन का इक्वेशन लिख दिए,
बड़े आ गया सबको आंसर? जोड़ने गुना करने नहीं आएगा तब फिर हम क्या करेंगे यार? ये भी मेरे काम है। 8 4 2 बच गया 3, 8 9 72, 3 75, 5 बच गया 7, 8 3 24, 24 और 7 31 प्लस माइनस 9 54, 4 बच गया 5, 9 8 72, 5 77, 7 बच गया 7 माइनस, ये माइनस में रहेगा 2 6 7 5 1 1 6 1 7 3 प्लस 2 50। अब घटा दीजिएगा 6 बाद में -5 4 7 6 एग्जैक्ट तो आ ही गया यार। वाह बड़ा बढ़िया गुना भाग किए तो सही से मिल गया। बीच में हम क्या पढ़ रहे थे उसको हिंदी वाला पहाड़ा कहते हैं। सीबीएसई बोर्ड का पहला ड्रॉबैक वो पहाड़ा नहीं आता है, गुना भाग में दिक्कत इसलिए सबसे ज्यादा होता है। बचपन में लोग कहते थक गया, तो 2 दूनी 4 के बजाय 2 2 जो आप 4 किए आप। अभी देखिए हमारा स्पीड गुना कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं। बढ़ जाए बोलो बनेगा अगला। तो हम दूसरा टॉपिक पढ़ाएं यार, हम कुछ कर रहे हैं। एंथैल्पी ऑफ जीरो लेते हैं, हाँ बोले तो हैं। फ्री स्टेट में कोई भी मॉलिक्यूलर एलिमेंट का एंथैल्पी जीरो लिया जाता है। बढ़े अगला, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन B2H6 किलो जूल फॉलोम, ये दिया है, डेल्टा एच ये दिया है पूछता कुछ ये। फॉर्मेशन ऑफ B2H6 पूछता है, तो B2H6 को तो जला दिया ही नहीं। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या दिया है, B2H6 प्लस 3O2 B2O3 प्लस 3H2O। कंबसन इक्वेशन ही है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, B2O3 का, प्लस 3 गुना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, H2O का, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, B2H6 का। ऑक्सीजन का तो जीरो लेना है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का वैल्यू दिया है वहां पे -1941, B2O3 का भी दिया है -1273 प्लस 3 गुना एंथैल्पी ऑफ है -241.8 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, B2H6 का। यही तो पूछता है ना। तो निकल नहीं जाएगा बचवा, कुछ है बोलो ना, ये कुछ लग रहा है हम लोगों को क्या। 1941 एक लाइन पे सारा क्वेश्चन बन रहा है, तो वो एक लाइन को समझना है। -1273 3 8 3 24 4 बच गया 2 3 1 4 नहीं 8 या 24 4 बच गया 2 ना, तो 3 2 5 4 3 12 2 बच गया 1 3 6 1 7 माइनस में माइनस डेल्टा HF B2H6 प्लस माइनस लिखें
इसमें प्लस माइनस में बहुत गलती होता है बचपन से, और समस्या है कि वो गलती सुधरता नहीं है, क्योंकि जो आप लाते हो वही आंसर में दिखाई पड़ता है। ये सबसे बड़ा दिक्कत है। गलत लाए तो गलती दिखाई दे देगा। 1941 बराबर माइनस 3538 279 279.1 माइनस डेल्टा एच एफ B2S6 1941 माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 1998.4 बराबर माइनस डेल्टा एच एफ B2S6। 1941 है, तो 1998.4 में से घटा देंगे 1941.0। 4 8 में 1 गया, 7 9 में 4 गया 5, माइनस 57.4, ये प्लस में है तो प्लस 57.4 बराबर माइनस डेल्टा एच एफ B2S6। तो डेल्टा एच एफ B2S6 बराबर 57.4 है आंसर जी। ना है ये तो है किलोजूल पर मोल। तो माइनस नहीं है, तो ये माइनस माइनस है ना, है माइनस तो है ये, उधर माइनस डेल्टा एच एफ इधर प्लस आया है। चलिए अगला 5वां, ये तो हाल फिलहाल 24 का जेई का क्वेश्चन होगा। सी उतारिए उतारिए उतारिए। मतलब इंथैल्पी ऑफ कंबशन लोग समझ गए ना, इंथैल्पी ऑफ कंबशन किसको कहते हैं? वही हाइड्रोजन जोड़ रहा हूँ, H2 जोड़ना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यही सब क्वेश्चन जो है एक बार अपने से घर पे भी बनाइए, तो बाकी सब जो इधर उधर का क्वेश्चन रहेगा ना वो बनने लगेगा। अब ये आज बनाएंगे आप, है नहीं, और 10 दिन के बाद कहीं पर इंथैल्पी का क्वेश्चन मिलेगा, तो जैसे आज से पहले नहीं आता था उस दिन भी वैसा ही लगेगा। इसलिए ये सबसे पहला काम है कि सर आज बताए हैं, आज ही जाकर के हम भी वही बिना देखे बनाएंगे। वहां पे तो सर के हेल्प से बना रहे थे, अब तो अपने बन जाना चाहिए, यही तो बन जाना चाहिए ना। फिर देखिएगा ऐसा आप खोजने लगिएगा आज के आज। क्या कहता है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीओ पूछ रहे हो, सीओ देखो यहां रिएक्टेंट में इसको उलट देना है, खाली इसको रिएक्शन को रिवर्स कर देना है। तो सी सॉलिड प्लस O2 CO2 दिया है प्लस X किलो जूल लिखा है, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे CO2 प्लस 22 किलो जूल इज इक्वल टू CO प्लस हाफ O2, तभी ना हीट ऑफ फॉर्मेशन।
CO को बनाना है तो CO प्रोडक्ट में रहना चाहिए, जोड़ देना है इक्वेशन को, जोड़िएगा कि CO2 कटेगा, नहीं कटा तो बताइए C प्लस O2 CO प्लस हाफ O2। अब देखो O2 इधर है और हाफ O2 इधर है, क्या O2 एक पूरा है इधर, एक में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, तो कार्बन सॉलिड, केने आधा बचेगा, आधा O2 दैट इज इक्वल टू CO। तो यहाँ पर जो एनर्जी होगा वो कितना आया, वो एक से प्रोडक्ट में, और उधर प्लस है तो इधर आगे क्या होगा, माइनस बाई, इधर जो प्लस है वो इधर आगे क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स माइनस वाई होगा कि नहीं होगा, इसीलिए उधर प्लस लिखते हैं या यहाँ पे साइन बदल के बाई कर देते हैं, तो एक्स माइनस बाई किलो जूल पर मोल। अगला बना छठा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C2H4 का दिया है, C2H6 का दिया है, x1 x2 किलो कैलोरी पर मोल। द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, देखो 10वां में C2H4 में 2 डबल बॉन्ड होता था ऐसा, तो बहुत आप लोग पढ़ा करते थे कि इसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, C2H6। अल्कीन का केमिकल प्रॉपर्टीज था, ये रिएक्शन का नाम था हाइड्रोजनेशन, है ना। डबल बॉन्ड में एगो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड कमजोर होता है इसलिए टूट जाता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है, इतनी सिंपल तो बात है। तो यही रिएक्शन है बच्चा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C2H4 का C2H6 का दिया है, देन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछ रहा है C2H4 का, यानी इसका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बराबर क्या लिखेंगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C2H6 का माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, C2H4 का। कितना है फॉर्मेशन, कितना है फॉर्मेशन C2H6 का, माइनस यही हो गया हाइड्रोजन का 0, H2O2 F2 एलिमेंटल फॉर्म में फ्री स्टेट, X2 माइनस, अरे कितना आसानी से बन जा रहा है यार, तो तुम लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी से बनाओ ना तुम। अगला 7वां, थक जाता है बनाते, मैथ ही ना है यार, मैथवो से आसान, मैथवो से आसान है। सातवां में तो कुछ है ही नहीं, 8वां में है कुछ, 9वां में गैस से लिक्विड बनेगा, कंडेंस ही करेगा और क्या, गैस से लिक्विड कैसे बनेगा, कंडेंस करेगा। अब फ्यूजन किसको कहते हैं, मेल्टिंग को, उसमें लिक्विड सॉलिड बनता है। हाँ। और 10वां में क्या है, 2x किलो कैलोरी, तो हाफ O2 बाई, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, वही जोड़ घटा देना है। अरे यार तो बना ही देगा तुम लोग, अब वो 2 मॉलिक्यूल H2Cl2 लिख दिया है, 2HCl नहीं, वो अलग अलग है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी H2 का अलग है, कॉमा दे देना है, वो कॉमा छूटा हुआ है यहाँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2 कॉमा Cl2। एनर्जी पे होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे भी होगा बात। 9 नंबर भी तो सब ऐसे ही है,
10 नंबर भी वैसे ही है बॉन्ड एनर्जी पे। चलिए अभी 10 नंबर तक आप लोग आराम से ही बना सकते हैं। बड़े कि जो बचा वो बनाइएगा कि हम ही बनाएं? तो हम आगे पढ़ा देते हैं। हाँ, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जिंदगी में काम करते रहना चाहिए। टाइम के हिसाब से नहीं। टाइम के हिसाब से ठीक है बता रहे हैं बचवा, टाइम से ना काम करना है। एसिड प्लस बेस बन जाएगा साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज होगा ना यहाँ पे, इसको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे, या एसटीपी पे देखेंगे तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी कह सकते हैं। क्या? द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज when 1 gram equivalent of acid neutralizes by 1 gram equivalent of base, या 1 मोल ऑफ एसिड, जानबूझ के ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट एक तो याद दिला रहे हैं आपको, नॉर्मलिटी में था, है ना। और मोनोवैलेंट स्पेसीज के लिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 मोल के बराबर ही था। ये बताइए कभी कभी मतलब मोल का कॉपिया खुला है 2-3 महीना से, मोल एटॉमिक स्ट्रक्चर। कॉपी बुला दिया, अब क्रैश कोर्स होगा। हाँ बरहम में भी ऐसे करता है, तैयारी करने हैं आईटी मेडिकल का, अब पता चलता है कि यार मतलब जानते हैं कैसे हुआ, हम बताते हैं कैसे हुआ। एक दोस्त यहाँ आने के बाद नया नया मिलता है, और वो दोस्तवा का जन्मदिन रहता है। अब बर्थडे तो उस दोस्तवा के लिए एक ही दिन ना आया, अब बाकी का जो 4-5 को दोस्त यहाँ मिला, उसको तो उसका बर्थडे मनाना है। अब मात्र एक आदमी का, एक बचवा का 7 गो दोस्त है, तो 7 गो जन्मदिन मनाना होगा। और इस 7 गो बचवा जो जन्मदिन मनाएगा, तो इसमें जन्मदिन मनाने के लिए उसके रूम पे जाएगा ना भाई, तो हर एक बचवा का 4-5 गो अलग अलग दोस्त भी तो होगा, तो यहां पर ये कम से कम 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो बुलाया था तो उसके में ही जाना है, तो 21 को बर्थडे हो गया। अब 21 बर्थडे हो गया तो आप समझ जाइए कि 12 महीना में मतलब 2 गो पर मंथ आने लग गया, एज एन एवरेज। कभी कभी 3 गो आ जाता है, क्योंकि बर्थडे वो तो सब अप्रैल से दिसंबर तक में आना है एक बार, फिर अगले साल कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा वो होता है अलग बात है, ला देंगे बर्थडे में क्या जाता है।
तो ये जो 2 गो बर्थडे मनने लगता है, एटलीस्ट 3 गो एक महीना में बर्थडे बनने लगता है, तो एक दिन मतलब 2 दिन बैकअप पहले से तेरा बर्थडे रे, तू का खिला रहा है, और खिलाने के 2 दिन बाद ये कुछ चीज बर्थडे दिया था, हम देंगे, दिखा देंगे। समझ रहे हैं? अब फिर 7 दिन 10 दिन गुजरते फिर एक ठो के बर्थडे आइए जा रहा है, कब पढ़ेगा? एक उस माहौल को हम बता रहे हैं, इस माहौल को आपके सामने रखना चाह रहे हैं, कैसे पढ़ लेगा? यही सब वजह होता है कि जो बाद में क्रैश कोर्स होने लगता है। जैसे वो कह रहा है कि IIT JEE छोड़िए, क्रैश कोर्स में चलिए, तो 21 को बर्थडे बनेगा, तब वही सब होते रहेगा। और उसके बाद फिर ऑनलाइन भी तो कॉन्ग्रेचुलेशन है, हैप्पी बर्थडे है, और एक आध बार गुस्सा गुस्सी भी हो जाता है। 21 ठो में 3 ठो कम से कम ऐसा होगा जिसमें मारा मारी तक नौबत आ सकता है, और तो उस मारा मारी का इंतजाम करने में भी तो 10 दिन लग जाएगा। वो आदमी बुला रहा है, वो आदमी बुला रहा है, सारा सिस्टम में जो है ना, साल निकल जाता है, पता नहीं चलता। और ये जो पता चलेगा कब, जो एक बार IIT दे देगा तब लगेगा पहले पढ़ लेते तब अच्छा था। वही हम लोग कहते रहते हैं कि बाबू उसमें नहीं पढ़ो, ये बर्थडे ले बैठता है ना। इसलिए बर्थडे आवे, अपने पैकेट से अपने टॉफी निकाल के खाइए और खुश होके अपना इधर उधर सटकिए। बर्थडे उठे नहीं मनाने का उम्र है। द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज when 1 gram equivalent of acid neutralizes by 1 gram equivalent of base, 1 gram equivalent यानी 1 मोल है ना। 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब एक मोनोवेलेंट सबस्टेंस का, न्यूट्रलाइज बाई 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस नोन एज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। at STP and a standard state of existence, they known as a standard enthalpy of न्यूट्रलाइजेशन। है ना, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, थोड़ा सा बात है यार, लिख लिए थे ना? नो सर, गजब हाल है यार, लिख लिया है। HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O, है ना। ये स्ट्रॉन्ग एसिड, 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड, 1 मोल स्ट्रॉन्ग बेस, तो साल्ट बन जाएगा। और यहाँ इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है ना थोड़ा सा फिक्स है, और वो जानते हैं कितना है, 71.1।
57.1 किलो जूल पर इक्विवेलेंट या पर मोल लिख सकते हो। 57.1 when 1 mole of a strong acid and a strong base neutralizes, it releases कितना अमाउंट एनर्जी? 57.1 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, 13.4 किलो कैलोरी होता है ना। अब क्या होगा सुनिएगा, अब मान लीजिए वो एसिड कमजोर ले लेते हैं और एक ठो बेस मजबूत ले लेते हैं, तो क्या उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा? ये पहले से बता रहे हैं हम आपको, सुनते रहिएगा हमारी बात। ये CH3COH वीक एसिड है। ये वीक क्यों है? ये वीक इसलिए है कि ये पूरा का पूरा H+ नहीं देता है, ये HCl पूरा दे देता है। तो एक्चुअली में न्यूट्रलाइजेशन को दूसरे डायमेंशन से देखें तो ये H+ देता है और ये OH- देता है, इसलिए यहाँ पे ये क्या बनता है? H2O, है ना। लेकिन ये वाला जो वीक एसिड है ये पूरा H+ नहीं देता है, ये पूरा H+ देता ही नहीं है। ये तो OH- दे देता है, तो रिएक्शन में जानते हैं ना लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट होता है। ये यदि पूरा आ भी जाता है 1 मोल, लेकिन ये यदि नहीं आएगा तो कंप्लीट H2O 1 मोल बन पाएगा? बोलेंगे नहीं सर, जितना जैसे 0.4 मोल OH+ आया तो 0.4 मोल ना OH- है ना, तो 0.4 मोल ही वाटर बन पाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये वीक एसिड है, इस वजह से ये 57.1 किलो कैलोरी अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं देगा, उससे कम देगा। ठीक है, तो बोलेंगे सर उससे कम दिया तो बाकी का एनर्जी कहाँ गया? तो बोलेंगे बाकी का एनर्जी इसी वीक एसिड या वीक बेस को आयोनाइज करने में लग जाता है ना। हम क्या बोल रहे हैं समझ रहे हैं आप? एक स्ट्रॉन्ग बेस से जब कंबाइन करके कंप्लीट न्यूट्रलाइज होता है तो 57.1 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन यदि एक कमजोर एसिड और कमजोर बेस होगा या दोनों कमजोर रहे तो 57.1 किलो कैलोरी अमाउंट ऑफ एनर्जी, किलो जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होगा, उससे कम होगा। वो एनर्जी कहाँ जाएगा जो घटेगा? एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन में जाएगा। बस इसी पॉइंट को एक ऐड कर लेना है। In neutralization, when an acid or base are weak, the released energy is less than 57.1 kilojoule amount. These energy required in ionization of weak acid or weak base
known as enthalpy of ionization, known as enthalpy of ionization. है ना। अब जैसे ये 57.1 और यहां पर मान लिया कि -x किलो जूल पर मोल होता, तो ये दोनों में जो कमियां होता ना, लेस जितना घटता, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कहते हैं। बस इतना ही सही बात। एंथैल्पी ऑफ कंबशन हम लोग देख ही लिए हैं। अगली क्लास में भी एंथैल्पी